हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रिकैप सीरीज में हम करने जा रहे हैं एटम का लेक्चर नंबर 1। तो एटम का सिलेबस तो आप जानते ही हैं, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फोन सीरीज। तो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है हमारा ये एटम का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल करने हैं इस पर। अब ये रहा हमारा पहला सवाल। अब देखिए, सवाल को आप नोट कर सकते हैं। यूजिंग नॉन वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस। तो देखिए, लिथियम प्लस का मतलब है 2 का मतलब है कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। लेकिन इससे एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिथियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए, क्योंकि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n²/z। तो आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं, 0.53, जो कि हाइड्रोजन एटम में के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, इनटू n²/z। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को निकाल सकते हैं। अब देखिए, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो यहां पे ये n हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो यहां हम इसको 3 लिख देंगे। तो 3, तो ये हो गया आपका 0.53 इंटू 3² अपॉन 3। तो 0.53 इंटू 3² अपॉन 3, 3 कट जाएगा। 0.53 इंटू 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9, 15, तो 1.59 एंगस्ट्रॉम। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3r0। व्हाट इज r0? r0 का मतलब है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, तभी हम ऐसे सवालों को जवाब दे पाएंगे। तो ये तो आ गया। अब देखिए, अब अगले सवाल की को आप नोट कर लीजिए। यूजिंग नॉन वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He+। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है c/137 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज c? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू c/137। तो देखिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है, इंटू z/n। तो इसको आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम में, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर हमें फॉर्मूला तो आ गया, Vn इक्वल टू c/137 इंटू z/n। तो सबसे पहले देखते हैं z क्या है, He+। तो z है 2, और ऑर्बिट का कौन सी ऑर्बिट में निकालनी है, फोर्थ ऑर्बिट। तो z 2 है, c/137 z 2 है, और फोर्थ ऑर्बिट में हमें निकालनी है। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यह आ जाएगा Vc इक्वल टू c/2 7 14, 1 बचा 7,
और ये आ जाएगा 274, इसको आप लिखिए 3 × 10⁸ 274, इसको आप लिखिए 300/274 × 10⁶, काट दीजिए, 150 बार कटेगा, 2 से काटिए, तो 150 बाय, अब ये फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस है, तो ये हमारा आ जाएगा 150/137 × 10⁶ मीटर/सेकंड। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो इस चैप्टर में बहुत है। एक बार डिवीजन जाएगा, 137 बचेगा 13, 0 तो 0 1.0 कुछ आएगा, और इसको हम 9 बार कर सकते हैं। 9 7 जा 63, 6 27 से 33, और 9 3 12, तो ये आपका आ गया 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 7, 1.09। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.09 × 10⁶ मीटर/सेकंड। तो आपको क्या याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। तो अब तक हमने 2 चीजें सीख ली। देखिए, अगर हम पीछे जाते हैं तो एक हमारा रेडियस का फॉर्मूला n²/z, हमेशा याद रखिए, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/l। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप नोट करिए। अब देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड एंड थर्ड स्टेबल ऑर्बिट्स फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, R is proportional to n²/z, R is proportional to n²/z, velocity is proportional to z/n। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो वेलोसिटी होती है 2πr। एक राउंड में अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2πr, और टाइम कितना लेता है, टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2πr/v। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v। तो सबसे पहले तो ये पता लगा लिया भाई, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, r/v। और ये कहा है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, तो हम इसको लिख सकते हैं tv इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी को इधर ले आए, तो आप t1, अच्छा tv इज प्रोपोर्शनल टू r, और r किसके प्रोपोर्शनल है, अब देखते हैं r किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z। तो tv इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो T1v1/T2v2 will be n1² into z2/z1। तो यही हमसे पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब कौन सी ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो Z2 और Z1 क्या हो गए, बराबर हो गए, किसी एक एटम के लिए हमें करना है। तो T1v1/T2v2 n1² सेकंड ऑर्बिट, 2², थर्ड ऑर्बिट 3²। तो ये आंसर होगा इसका 4/9। तो बहुत आसानी से इन सब चीजों पर ऑब्जेक्टिव्स भी क्या कर जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। The orbital frequency of an electron in hydrogen-like atom is proportional to। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले
मैंने आपको बताया था वेलोसिटी इज 2 पाई आर बाय टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय टाइम पीरियड। तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई आर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो गई v अपॉन 2 पाई आर। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर, but r is proportional to n square by z, v is proportional to z by n। तो यहाँ रख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू v z by n अपॉन n square by z। तो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू z square by n क्यूब। तो n के बारे में ही पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो देखिए, ये आपको जो दो फैक्ट्स है, ये आपको हमेशा मालूम होने चाहिए, ये वाले ऑलवेज रिमेंबर। तभी हम सवालों को कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा सवाल था, सीधा सीधा है, ये आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह के सवाल करे भी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt। ये हम भी जानते हैं। What is the kinetic energy and potential energy of the electron in this state? तो देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहता हूँ। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है -k Z² r। तो देखिए, k क्या है, कांस्टेंट, जो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और काइनेटिक एनर्जी होती है +12 k Z²/r। और टोटल एनर्जी, जिसे आप En बोलते हैं, उसको हम लिख सकते हैं EP + EK। तो EP है आपका -k Z² r, और EK है +12 k Z² r। तो nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होती है -12 k Z² r, और आपको यही दी गई है। और इससे आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो तरीका क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, -13.6 इक्वल टू -12 k Z² r, जो कि टोटल एनर्जी है, तो ये प्लस हो जाएगा 13.6 × 2। तो आप क्या करिए, k Z² r की वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 12 1 7, तो ये आ जाएगा 27.2। अब पोटेंशियल एनर्जी -k Z² r। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 k Z² r, 12 k Z² r, और k Z² r की वैल्यू कितनी है, 27.2। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 × 27.2, डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस तरह से हमने इन सब चीजों को क्या करा, सॉल्व करा।
बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए। एक ये और एक ये, फिर हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -30। अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। तो देखिए इस लेक्चर में हमने जो एटम का बेसिक नॉलेज होता है पहले लेक्चर में, हम उसी को कवर करेंगे। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस प्लस फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट टू द थर्ड ऑर्बिट लिथियम। तो देखिए En का फॉर्मूला यूज करिए, -13.6 Z² अपॉन n। अब फॉर लिथियम प्लस प्लस जेड तो 3 ही रहेगा, क्योंकि जेड लिथियम प्लस प्लस का मतलब है कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड कहाँ होता है? एटॉमिक नंबर तो डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो Z3 ही रहेगा। तो लिथियम के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, -13.6 3 का स्क्वायर 9 अपॉन n। तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -9 6 54, 5 बचेगा, 9 × 3 27 और 5 32, 3 9 1 9 3 12 12.24 122.4 अपॉन n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा हमें यहाँ सुधार करना पड़ेगा, ये n² होगा। कितना होगा? n²। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं। ये n² था। अब हमें बोला है कि कितनी वेवलेंथ मिलेगी जब फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में वो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लिख लेते हैं। तो ये हो गया 122.4, En इक्वल टू -122.4 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होगी फर्स्ट -122.4 अपॉन 1 का स्क्वायर -122.4। अब थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी लिख लेते हैं, -122.4 3 का स्क्वायर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड तो करना पड़ेगा, 1224 डिवाइडेड बाय 9। पहले जाएगा एक बार डिवीजन जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया? -136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 136 तो पॉइंट भी लगाना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट से कहा जाता है थर्ड ऑर्बिट में जाता है, तो भाई उसको एनर्जी की जरूरत तो होगी, क्योंकि वो फर्स्ट से थर्ड में जाता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, वेवलेंथ का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी E3 माइनस E1 माइनस E3 हो गया -13.6 माइनस -122.4। तो ये आ गया प्लस हो गया 122.4 माइनस 13.6। तो माइनस कर लेंगे 122.4 माइनस 13.6, 8 गया, 11 में से 3 गया 8, 0।
तो 108.8 108.8। तो एनर्जी आपने निकाल ली, ये मेरा कन्वेंशनल मेथड है 108.8। फिर वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करिए, देखिए आप जानते हैं E इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो बस इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एनर्जी आ गई 108.8, वेवलेंथ है 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो लैम्डा हो जाएगा 12400 अपॉन 108.8 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैलकुलेट करने की बात आती है तो 12400, और अब मैं 110 ले लेता हूँ, अंदाजे से तो हम ले ही सकते हैं, तो 1240 डिवाइडेड बाय 11 एंगस्ट्रॉम। और डिवीजन ही करना है, तो एक तरीका तो ये हो गया इस एनर्जी को निकालने के लिए। दूसरा तरीका हो गया, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ। तो दूसरा तरीके के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो ठीक है हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और तो यहाँ आपका लैम्डा आएगा इन टर्म्स ऑफ R, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है। और हमेशा याद रखिए 1 अपॉन R इज 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। N1 1 था और N2 कितना था, 3 था। N1 कितना था, 1 था, और N2 3 था। या कंसेप्ट एनर्जी की लगा सकते हैं, तो दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। कई लोग इस तरीके को यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब इसके लिए मुझे चाहिए जगह, तो हम यहाँ जगह बनाते हैं। देखिए 1 बाय लैम्डा R 3 का स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा 9R 1 माइनस 1 बाय 9, एलसीएम ले लें 9R 9 9 माइनस 1 9 कैंसिल, तो 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा 8R, तो लैम्डा हो जाएगा 1 अपॉन 8R। तो लैम्डा को आप लिख सकते हैं 1 बाय 8 इंटू 1 बाय R, और 1 बाय R होगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। और एनर्जी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसी मेथड को फॉलो करना चाहिए। अभी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव आपका किस तरह से पूछा गया है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, और यहाँ पे हमें एक करेक्शन करना है, तो इस करेक्शन को बड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। तो ये करेक्शन है, ये होना चाहिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में करेक्शन है, वो यहाँ पर है, इट शुड बी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon of energy 12.1 electron volt. According to Bohr's theory, find the possible spectral lines emitted by the hydrogen. तो पहली बात, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिसीव करता है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होकर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस स्टेट में जाता है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी
कितनी होती है? वो होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब नया एनर्जी रिसीव्ड, तो उसने कितनी एनर्जी रिसीव करी ये पता लगाएंगे। +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू एनर्जी में एनर्जी रिसीव करेगा तो अब उसके पास कितनी एनर्जी हो गई? पहले थी -13.6, 12.1 रिसीव करी, तो अब उसके पास एनर्जी हो गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन की नई एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिसीव करने के बाद कितनी मिलती है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं En इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी अब नई एनर्जी हो गई उसके पास 1.5, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए Z क्या होता है? 1 होता है। तो अब वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंचेगा ये पता लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए डेसिमल को हटा दो, तो ये हो गया 136/15। तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हम इसे मान सकते हैं 135/15। तो ये 9 बार कट जाएगा, तो n² आ गया आपका, n² आ गया 9। तो n कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब है नाउ इलेक्ट्रॉन विल रीच थर्ड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया। पहले ग्राउंड स्टेट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था, वहां से एनर्जी रिसीव करी। अब वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंच गया? तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया। अब वो तीसरी ऑर्बिट से लौटेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से, हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पर जाता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted will be equal to n into n-1/2 if electron moves from nth orbit to ग्राउंड स्टेट। तो ये फॉर्मूला तभी लगता है जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया, एक्साइट हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ग्राउंड स्टेट में था, उसको एनर्जी मिली, एक्साइट हो गया, वो तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया। अब वो तीसरी ऑर्बिट से लौटेगा, कहाँ लौटेगा? ग्राउंड स्टेट में लौटेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, n into n-1/2, क्योंकि वो तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया है। 3 into 3-1/2, 3 into 2/2। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड विल बी इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी -13.6, उसको मिली कितनी? 12.1। तो अब उसकी नई एनर्जी हो गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने पता लगा लिया कि भाई इस नई एनर्जी को पाकर, रिसीव करके वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंचता है? थर्ड ऑर्बिट में पहुंचता है। अब थर्ड ऑर्बिट से वो लौटेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का फॉर्मूला याद रखिए, n into n-1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट करा जाए। तो देखिए अब एक क्वेश्चन है, इन
hydrogen atom, if the difference in the energy of electron in n equal to 2 and n equal to 3 orbit is E. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या दिया हुआ है? E के बराबर दिया गया है. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये दिया हुआ है आपका E3 माइनस E2. तो E3 माइनस E2 क्या होता है? माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी ये प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. एलसीएम ले लो. 9 और 4 का एलसीएम आएगा 36, 9 माइनस 4. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आपका आ गया 13.6 इंटू 5/36. 5/36. अब हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है 5/36. तो आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया E इक्वल टू 13.6 इंटू 5/36. तो 36E अपॉन 5 किसके बराबर होगा? 13.6. और 13.6 क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? 36E अपॉन 5. अब 36 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 7.2. तो आयोनाइजेशन एनर्जी अब हो गई 7.2E. तो ये इसका करेक्ट आंसर है 7.2E. द थर्ड आंसर इज द राइट आंसर. अच्छा सवाल था. आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ये रहा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें. अब देखिए पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द वेवलेंथ बी मिनिमम. अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम 1 अपॉन लैम्डा, हम जानते हैं क्या होता है R(Z²) अपॉन 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2². तो पहले आंसर के लिए क्या होगा? 5 to 4. तो ये हो गया आपका R(Z²) 1/16. हालांकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम इसको बगैर करे ही कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाती है, एनर्जी गैप कम होते जाते हैं. तो 1/λ विल बी R(Z²) 16 इंटू 25. तो ये आप 400 बोल सकते हैं और 25 माइनस 16 तो ये आ गया आपका 9R(Z²). मेथड है, रिवीजन है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन 9R(Z²). ये तो पहले ट्रांजिशन के लिए हुआ 400/9. अब दूसरे के लिए 3 इक्वल टू 3 to 2. 3 to 2. तो सेकंड आंसर के लिए हम निकाल लेंगे 1 अपॉन लैम्डा R(Z²) 3 to 2 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो 1/λ R(Z²) ये 4 होगा, ये 9 होगा. 4 और 9 का एलसीएम 36. 9 माइनस 4 5R(Z²) अपॉन 36. तो लैम्डा हो जाएगा आपका 36R(Z²/5. तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम निकालते चलते हैं. तो अब हमने लैम्डा भी निकाल लिया, इसको पलट दिया.
तो 36 अपॉन ये आ जाएगा 5r/z²। ओके, क्योंकि ये ऊपर है। अब तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तीसरे ऑप्शन पे 4 and 3, 4 and 3, तो 1/λ/r/z², 4 and 3, 3 square minus 1/4², 1/λ/r/z², एलसीएम 9 और 16, 9 into 16, और ये 9, 16 minus 9, 7r/z², 144. The lambda will be 144 upon 7r/z²। अब बचा हमारा चौथा आंसर। अब बचा चौथा आंसर 2 to 1, 2 to 1, 1/λ equal to r/z², 1 square minus 1/2², 1/λ equal to r/z², 3/4. तो lambda will be 4 upon 3r/z²। तो क्लियरली दिख रहा है कि सबसे कम वेवलेंथ किस में होगी, सेकंड टू फर्स्ट में। तो यही करने का तरीका है, और सबसे ज्यादा तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे कम पूछा था, तो ये हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। In which of the following system will the wavelength corresponding to n equal to 2 to n equal to 1 will be minimum? तो देखिए भाई, वेवलेंथ क्या होती है, इज proportional to ये देखिए 1/λ इज proportional to, थोड़ा गलती हो रही है, ओके फिर से 1/λ इज proportional to z²। तो लैम्डा इज इनवर्सली proportional to z²। अब हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होता है, 1। अगर z ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। अब ड्यूटेरियम एटम के लिए z कितना होता है, 1। हीलियम एटम के लिए z कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए z कितना होता है, 2। तो हम देखते हैं कि हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो देखिए, ये सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम को हम कहते हैं He+, लेकिन भाई एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ना कि इलेक्ट्रॉन से। तो इसके दो आंसर सही होंगे, सी एंड डी। अब 4 आंसर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z²। आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल सवाल था। अब आप इसको नोट कर लीजिए। Which of the following parameters are the same for hydrogen-like atoms and ions in their ground state? Radius of orbit सबके लिए अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि radius of orbit is proportional to n² by z is proportional to n² by z। और सभी का हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z by n, z पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग एटम का z क्या होगा, अलग अलग एटम्स का z एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए स्पीड भी अलग अलग होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, -13.6 z² अपॉन n²। डी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ये सभी के लिए सेम होगा, दैट इज NH/2π, क्योंकि ये
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NH/2π। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए सभी एटम के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। हाँ, एक शर्त है उसमें, सभी एटम्स के लिए सेम होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। उसी तरह हम कह सकते हैं सभी एटम्स के लिए सेम होगा सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, इनको आप ध्यान रखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन में इसका जवाब आ गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए। The velocity of an electron in the first orbit of hydrogen atom is v. Velocity of electron in the second orbit of He+. तो देखिए velocity is proportional to z by n. v1 upon v2 z1 upon z2 into n नीचे है n2 by n1. तो ये फॉर्मूला बन गया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम v है। अब हीलियम में कितनी होगी, मान लिया v। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 1 होता है, हीलियम एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। हाइड्रोजन एटम की कौन सी ऑर्बिट थी, पहली, और हीलियम की कौन सी ऑर्बिट थी, दूसरी। कट जाएगा तो v/v2 इक्वल टू 1, तो v2 इक्वल टू v। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड है। थर्ड आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हमेशा याद रखिए वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। An electron makes a transition from fourth orbit to second orbit of a hydrogen atom. The wave number of emitted radiation will be। तो देखिए फॉर्मूला 1 by lambda r z square second orbit to fourth orbit, और हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है 1। ये हो गया 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ गया 16, 4 माइनस 1 तो आ गया 3r/16। तो पूछा है वेव नंबर, और आप जानते हैं कि जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है, हम उस वेव नंबर को क्या बोलते हैं, 1/λ। तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल था और आसानी से हो भी गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज x, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो सबसे पहली बात कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv, ये तो हम जानते हैं। और बोहर की हाइड्रोजन एटम की थ्योरी से हम जानते हैं कि mvr को हम क्या लिख सकते हैं, NH/2π। तो mv हो गया NH/2πr, ये mv की वैल्यू होगी। तो सेकंड इक्वेशन से mv की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो करते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो mv की वैल्यू कितनी, NH/2πr, NH/2πr। तो लैम्डा इक्वल टू एच से एच कैंसिल हो गया, 2πr/n।
n। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए, कौन सी ऑर्बिट के लिए? थर्ड ऑर्बिट के लिए हम क्या लिखेंगे? लैम्डा 2 पाई, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो n हो गया 3। अब हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गया है, बस हमें रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है। तो हम जानते हैं कि बोहर्स थ्योरी में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इनटू n स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इनटू 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। पर आज हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कितनी है? x। तो r3 आ गया, r3 आ गया कितना? 9x। r3 कितना आ गया? 9x। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय 3, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इंटू r3। अब r3 की वैल्यू कितनी है? 9x है, तो यहां रख दी जाएगी 2 पाई बाय 3 इंटू 9x। ये 9 को 3 बार काट देगा, 3 और 2 6। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? 6 पाई x होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही ट्रिकी सवाल और बहुत शानदार सवाल। 6 पाई x, तो इसका आंसर एक बार आप इसे और नोट कर लें। तो इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये रहा आपका अगला सवाल, इसको नोट करें। तो आपने नोट किया होगा। अब देखिए, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ फॉर 2:1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट इन लिथियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन। तो भाई वेवलेंथ देखिए, आपका वेवलेंथ होता है 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। ये हो गया 1 बाय 1 स्क्वायर। एक बात आपको बता रहे हैं, 1 बाय 2 स्क्वायर, तो 1 बाय, हालांकि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, फिर भी थोड़ा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा, 3 बाय 4। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3 आर जेड स्क्वायर। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये एस्टैब्लिश हो गया। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके बाद आपका लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेशियो लैम्डा 3 इक्वल टू 1 अपॉन z1 स्क्वायर रेशियो 1 अपॉन z2 स्क्वायर रेशियो 1 अपॉन z3 स्क्वायर। अब z1 कितना है? लिथियम 3, z2 कितना है? हीलियम 2, z1 कितना है? 1, 3 2 1, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3। ये आ गया 1 बाय 9 इज टू 1 बाय 4 इज टू 1 बाय 1। अब क्या करते हैं, इन रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 4 और 1 का एलसीएम कितना है? 36। तो 36 बाय 9 is to 36 by 4 is to 36 by 1। तो रेशियो आया 4 is to 9 is to 36। 4 is to 9 is to 36। 4 is to 9 is to 36। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए यही आपका आंसर है। थोड़ा आंसर को थोड़ा यहाँ चेंज कर लीजिए, 4 9
और बिल्कुल डाउट मत रखिए, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। देयर आर फ्यू मिस प्रिंट्स, होता है, कंप्यूटर में काम चलता है, कई बार मिस प्रिंट्स हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी भी ऐसी कोई बात होगी तो ड्यूरिंग द लेक्चर उसको सुधारा जाएगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने ये सवाल यहाँ पर कर लिया। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम बोथ इन ग्राउंड स्टेट इज। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए बोर की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो बात जब इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की आती तो हम बोलना चाहते हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v² r। तो ये तो पहली चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v² r, एक ही बात है, और v इज प्रोपोर्शनल टू z/n, r इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v रख रहे हैं z² अपॉन n² अपॉन n²/z। थोड़ा रेशियो को एडजस्ट करिए, ये ऊपर हो जाएगा z³ अपॉन n⁴। तो हम बात कर रहे थे z³ अपॉन n⁴, बट फॉर ग्राउंड स्टेट, n is 1, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू z³ a1 अपॉन a2 विल बी z1³ अपॉन z2³। पहले हीलियम है तो हीलियम का होगा 2³ और लिथियम का होगा 3³। तो ये हो गया 8/27, 8/27। बहुत बढ़िया सवाल है, 8/27। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब आगे ग्राउंड स्टेट के लिए n1 होता है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। The electron in a hydrogen atom makes a transition from n1 to n2 state. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of n1 and n2. देखिए बात हो रही है टाइम पीरियड की, बात हो रही है टाइम पीरियड की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक राउंड में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर ऑर्बिटल रेडियस r है तो स्पीड अगर उसकी v है तो 2πr/t। तो टाइम पीरियड की बात हो रही है 2πr/v। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v। एक तो ये कंसेप्ट हो गई। अब हम जानते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। तो यहां रख देते हैं, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू r n²/z अपॉन v z/n। तो ये n ऊपर चला जाएगा, n³/z²। ये टाइम पीरियड का प्रोपोर्शन आ गया n³/z²। अब क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं।
तो हाइड्रोजन एटम के लिए है तो जेड की कोई बात ही नहीं है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n1 n क्यूब। तो T1 अपॉन T2 विल बी n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स ऑफ दैट इन फाइनल स्टेट 8T2। T1 को क्या दिया हुआ है? 8T2 कहा गया है। T1 को कहा गया 8T2। तो क्योंकि T1 को कहा गया है 8T2 तो यहां रख दो 8T2 अपॉन T2 n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब कट जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 8 इक्वल टू n1 अपॉन n2 का क्यूब रूट ले लो। तो n1 अपॉन n2 की जो रेशियो होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। रेशियो कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता। 2/4 1/2 1/8 1/8 2/1। तो करेक्ट आंसर इज 2:1। तो देखिए फिर से n1/n2 कितना आना चाहिए? 2/1। तो यहाँ पर अगर n1/n2 निकालेंगे तो 1/8 आएगा, यहाँ पर आएगा 2/4 मतलब 1/2, यहाँ पर आएगा 2/1, इसलिए यही सही आंसर है। सो दिस इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस चल रहा होगा, फॉर्मूले में पकड़ आपकी बनी होगी। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगले सवाल पे बढ़ने से पहले अब बोहर थ्योरी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपको कैसे बोहर थ्योरी को प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहले पोस्टुलेट से जो आपका इक्वेशन आता है, फर्स्ट पोस्टुलेट का जो इक्वेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और जो भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है? अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, वही इलेक्ट्रॉन को देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गया आपका पहला पोस्टुलेट का इक्वेशन, mv² अपॉन k Z² अपॉन r²। तो ये ऐसे याद रखना चाहिए। mv² को हम क्या लिख सकते हैं? k Z² बाय r। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π होता है। तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट का इक्वेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। रिवीजन के वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके बिना हम रिवीजन नहीं कर सकते। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरी चीज एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बहुत पूछा जाता है, और हमेशा आपको अब अगली चीज क्या याद रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये mv² है, और ये है आपका mv² kZ² बाय r, kZ² बाय r। और दूसरा पोस्टुलेट का इक्वेशन है mvr इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब एक चीज मैं आपको करके बताता हूँ, आपको घर पे रिवीजन में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस इक्वेशन से आप v की वैल्यू निकालिए, NH अपॉन, ये मैं जरूरी समझता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए। हम अगर अगला क्वेश्चन करने जाते हैं तो v की ये वैल्यू आ गई आपकी। v की इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा n²। देखिए ये जरूरी फॉर्मूला है रिवीजन के वक्त याद रखने के लिए, 4π² m² r²। स्क्वायर कर दिया हमने, kZ² अपॉन r। क्या करा हमने? v की वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये हो गया m n² h²। एक और मिनट लगेगा, बस मैं आपको ये करके बता दूंगा। 4π²
एम स्क्वायर आर स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आर। तो एम, अब देखिए यहां पर क्या एक और चीज कैंसिल होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एम भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या बचा 4 पाई स्क्वायर एम, एम तो कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, ये इस साल पूछा जा सकता है। एम के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू आर, तो आर का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले दो पोस्टुलेट के इक्वेशन, फिर आर का फॉर्मूला, फिर कुछ और कंसेप्ट कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.529 या हम उसको बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। उस अगली कंसेप्ट, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आप निकाल सकते हैं एन स्क्वायर बाय जेड इंटू आर नॉट से। तीसरी कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मालूम होनी चाहिए, पेपर में आती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मालूम होना चाहिए कितना होता है, c बाय 137 मीटर पर सेकेंड। चौथी कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit of any atom, कोई सा भी एटम हो, तो वो होना चाहिए Vn इक्वल टू C बाय 137 इंटू जेड बाय एन। ये देखिए कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्या है, बहुत जरूरी चीजें होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए, बिना इनके हम कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में मालूम होनी चाहिए। अब स्पेक्ट्रम पे भी सवाल होते हैं, वो हमने इस लेक्चर में सवाल नहीं लिए हैं स्पेक्ट्रम पे, तो ये थोड़ा यहाँ पे इसको किसी को अगर डाउट हो रहा है तो ये है आपका एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये है आपका C बाय 137 और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका नटशेल में हो गया। और पांचवी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/r 912 एंगस्ट्रॉम, ऐसे याद रखना चाहिए। छठी चीज आपको रिवीजन में याद रखनी चाहिए, 1/λ r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सातवीं चीज आपको याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, -13/6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आठवीं चीज आपको याद रखनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नौवीं चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 13.6 वोल्ट। अब सवाल ये उठता है, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक अप्रोच आ गई, आयोनाइजेशन, हमेशा याद रखिए ऐसे फॉर्मूला बनाइए, एनर्जी ऑफ एनी एटम, अब कोई भी एटम आ गया, इज इक्वल टू प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जेड क्या होगा, एटॉमिक
जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब अगली गलती जो पढ़ने वाले करते हैं, अब हाइड्रोजन के लिए Z1 है, हीलियम के लिए Z2 है, हीलियम प्लस के लिए भी Z2 है, लिथियम के लिए Z कितना है, 3 है, लिथियम प्लस के लिए भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एटम आयोनाइज है, Z कितना है, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन से, लिथियम प्लस प्लस के लिए भी Z कितना होगा, 3 होगा। तो यहां पर गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमसे सवाल में गलती होगी। तो निगेटिव सवाल क्यों होता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि निगेटिव सवाल क्यों होता है, कि निगेटिव की प्रॉब्लम है। तो ये सब आपको एटॉमिक स्टेट में मालूम होने चाहिए। कंसेप्ट आपके बहुत क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूं कि हाइड्रोजन, हाँ एक और चीज है जो अब फाइनल टच दे रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted will be equal to n into n minus 1 by 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, तो ये देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करना क्या है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले पे क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। और अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से करेंगे तो केमिस्ट्री का भी एक पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद रखनी चाहिए। और मैं एक चीज जो आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये इसमें कोई गलती नहीं करिएगा। देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने देखा होगा हम कई सवाल इन सब चीजों से, कई सवाल हम इन सब चीजों से, फॉर्मूलों के यूज से कर सकते हैं। तो कई सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रिवीजन का क्या होना चाहिए, आपका शेड्यूल होना चाहिए। तो एक पार्ट में तो आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा रेडियस का फॉर्मूला, चौथा वेलोसिटी का फॉर्मूला, पांचवा टाइम पीरियड, छठा फ्रीक्वेंसी, सातवां एक्सलरेशन, आठवां एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी की डिपेंडेंस क्या होगी, एक बार अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया तो लोग बच्चे उसे कर नहीं पाए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, देखिए ये तो आपका हो गया। अब एक दो पॉइंट्स और, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v बाय आर। तो एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर। तो v किसके प्रोपोर्शनल है, z बाय n। r किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर बाय z। ये ऊपर चला जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब ये याद होना चाहिए। अब एंगुलर वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, 2 पाई f। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू f, f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, f इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बट ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय f। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 बाय f के। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो यहाँ लिख दिया z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब देखो
n क्यूब ऊपर चला गया, ये टाइम पीरियड का बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब चीजों को करने के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, फाइनल टच, कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ये आपको याद रखना है। तो ओमेगा निकालना है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, फिर से ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू v बाय आर, तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एटम के चैप्टर को कैसे तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर द चैप्टर ऑफ एटम। तो रिवीजन बहुत क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो देखिए फॉर्मूले तो भूलना आसान है, वो बार बार करते जाओगे आप भूलते जाओगे, अगला करोगे तो पिछला भूल जाओगे। तो फॉर्मूलों को लगातार रिवाइज करने के लिए आप कैसे रिवाइज करें फॉर्मूले को? फॉर्मूले को रिवीजन करने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। बार बार फॉर्मूला देखेंगे याद नहीं होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बार बार आप उसे, अब एक दिन आपने एक चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ लिए, तो ये देखिए ये इस लेक्चर रिकैप सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपने सोचा चलो आग बंद करके कि इस चैप्टर के फॉर्मूले लिखते हैं, तो आपने एक रफ कॉपी में लिखना शुरू कर दिया और फिर आपने उसे चेक किया, तो आपको पता चला कि कुछ तो आपने सही लिखा है, कुछ आप भूल गए, कुछ आप छोड़ चुके हो, मिस हो गया। ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुभकामनाओं सहित थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। तो टीचर और प्रीचर में कोई खास अंतर नहीं होता। टीचर मतलब शिक्षक, प्रीचर मतलब उपदेशक। तो शिक्षक उपदेशक भी होता है। हम क्या चाहते हैं, आपका भला, और आप क्या चाहते हो, आपका सिलेक्शन। तो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।